नाज़रीन, दुनिया में एक और जंग का आगाज हो गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं और कंबोडिया से झड़पें जंग में बदल सकती हैं। थाईलैंड के वजीर आजम ने यह धमकी दी है। कंबोडिया ने थाईलैंड से जंगबंदी का मुतालबा किया है और थाईलैंड के 8 सरहदी इजला में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कंबोडिया थाईलैंड जंग 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर भाग गए हैं। दुनिया थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कशीदगी की वजह क्या देख रही है और हिंदू मंदिर फ्रांसीसी सरहद दुनिया में एक और नई जंग हो सकती है क्या, और नए मुल्कों के दरमियान अचानक बढ़ती हुई कशीदगी की ये नई वजह क्या है। इस व्लॉग में इस तमाम तर अपडेट्स पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई की असल वजह क्या है और यह लड़ाई कब से जारी है, यह जानना बहुत जरूरी है। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान एक पुराना मंदिर तनाजे की वजह बना हुआ है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के फौजी कई बार आपस में लड़ चुके हैं। ये मंदिर, जिसका नाम परिया वहेर है, ये बहुत सालों पुराना है और हिंदू मजहब के देवता शिव के नाम पर बनाया गया था। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर वाक़ है और कंबोडिया के इलाके में है, लेकिन थाईलैंड भी इस पर अपना हक जताता है। यह झगड़ा नया नहीं। 1907 में फ्रांसीसियों, जो उस वक्त कंबोडिया पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने एक नक्शा बनाया जिसमें यह मंदिर कंबोडिया के इलाके में दिखाया गया। थाईलैंड, जिसे उस वक्त श्याम कहा जाता था, और उसने ये नक्शा मान लिया, लेकिन बाद में कहा कि हमसे गलती हो गई। हम ये समझते थे कि सरहद दरिया या पहाड़ के मुताबिक होगी। 1962 में आलमी अदालत ने फैसला दिया कि यह मंदिर कंबोडिया का है और थाईलैंड को वहां से अपनी फौज हटानी पड़ी। बाद में अदालत ने यह भी वाजे किया कि ना सिर्फ मंदिर बल्कि उसके आसपास का इलाका भी कंबोडिया का है। अब मसला एक और पुराने मंदिर ताइमॉन थोप पर खड़ा हो गया, जो थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर वाक़ है। हाल ही में यहां दोनों मुल्कों की फौज के दरमियान दोबारा फायरिंग और झड़पें हुई। थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया ने ड्रोन के जरिए हमारी पोजीशंस की निगरानी की। हमने बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर झड़पें शुरू हो गई, जिसमें 32 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। इस दौरान थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 जंगी तैयारों का इस्तेमाल करते हुए बमबारी भी की। झड़पों की वजह से थाई हुकूमत ने सरहद के तमाम रास्ते बंद कर दिए और वहां रहने वाले तकरीबन 40,000 लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अब नाज़रीन, असल मसला यह है कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। पुरानी सरहदें ये यूरोपीय हुकूमतों ने बनाई थी, आज भी उनके लिए मसला बनी हुई है। कंबोडिया कहता है कि ये इलाके उसके हैं, थाईलैंड कहता है कि हमारे हैं। 2008 में कंबोडिया ने अपने पुराने मंदिर को यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल करवा लिया, तो थाईलैंड को बुरा लगा और तब भी झगड़े हुए थे। मुख्तसरन कहें तो यह झगड़ा पुराने मंदिरों और नौआबादियाती दौर की सरहदों पर है। दोनों मुल्क इन मंदिरों को अपना समझते हैं क्योंकि यह उनके मजहब और तारीख का हिस्सा है। वक्त के साथ यह मसला बार बार लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें आम लोग सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर आम शहरियों पर हमले का इल्जाम आयद किया है, जबकि कंबोडिया ने थाईलैंड की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की मजम्मत की है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जुमे को मुसलसल दूसरे रोज शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में सरहदी झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं और दायरा कार वसी हो गया है, जो अब तक जारी है। इस खूनरेज तसादुम में अब तक कम से कम 32 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1,38,000 से ज्यादा देहातियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता 13 सालों में इन दोनों जुनूब मशरकी एशियाई हमसाय ममालिक के दरमियान ये सबसे शदीद झड़पें हैं। दोनों ममालिक ने तनाज़े के आगाज का इल्जाम एक दूसरे पर आयद किया है और जुमे के रोज बयानात में मजीद सख्ती आ गई। कंबोडिया के वजीर आजम हॉन मानित ने कहा है कि थाईलैंड ने मलेशिया की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर की थी, मगर फिर अचानक पीछे हट गया। दूसरी तरफ थाईलैंड के कायम मकाम वजीर आजम फोमथिम ने खबरदार किया कि यह झड़पें मुकम्मल जंग में भी तब्दील हो सकती हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया, जबकि कंबोडिया ने थाईलैंड पर बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ और मुतनाज़े क्लस्टर हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। थाईलैंड के कायम मकाम वजीर आजम ने कहा कि कंबोडिया ने मुतअद्दिद महाजों पर हमले किए। कंबोडियन वजीर आजम हॉन मानित ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि उन्होंने मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल किया था, जो कि आसियान इलाकाई ब्लॉक के चेयरमैन भी हैं, और अनवर ने उन्हें बताया कि थाई वजीर आजम भी इस पर रजामंद है। ताहम हॉन मानित ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि सिर्फ 1 घंटे बाद थाई हुकूमत ने इतला दी कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ वापस ले लिया है। थाईलैंड ने कहा कि वह असूली तौर पर जंगबंदी के ख्याल से इत्तफाक करता है और इस पर गौर करेगा, मगर यह फैसला ज़मीनी हालात की बुनियाद पर होगा। थाई वजारत खारजा ने एक पोस्ट में कहा कि पूरे दिन में कंबोडियाई फोर्सेस ने अंधाधुन हमले जारी रखे। कंबोडिया के ये इक़दामात नेक नियति के फुक़दान को जाहिर करते हैं और शहरियों को मुसलसल खतरे में डाल रहे हैं।
थाई फौज के मुताबिक जुमे की सुबह से पहले ही झड़पें दोबारा शुरू हो गई और 12 मुख्तलिफ मकामात पर तसादुम की इतला मौसूल हुई, जो कि जुमेरात को 6 मकामात थे। थाई हुकाम ने इल्जाम आयद किया कि कंबोडिया ने आर्टिलरी और रूसी साख्ता BM-21 रॉकेट इस्तेमाल किए, जिसने इन इलाकों को निशाना बनाया जिनमें स्कूल और अस्पताल भी शामिल थे। आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना एक जंगी जुर्म है और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। थाईलैंड ने बराह रास्त कंबोडिया की हुकूमत, खास तौर पर हुन सेन, साबिक वजीर आजम और मौजूदा वजीर आजम हुन मानित के वालिद को इस तसादुम का असल जिम्मेदार करार दिया। थाईलैंड के सूबा सॉरेन में वक्फे वक्फे से धमाकों की आवाजें सुनी गई, जबकि फौजी एहलकार एक दही सड़क पर तोपों को लोड करके मुसलसल फायर करते रहे और इन रंग की चमक, जोरदार धमाके और धुएं के बादल वहां के मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। झड़पों का आगाज जुमेरात को सुबह सवेरे हुआ और छोटे हथियारों से शुरू होने वाली गोलाबारी जल्द ही भारी तोपखाने के हमलों में बदल गई, जो कि 210 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। ऐसी सरहद जिस पर सदियों से मिल्कियती तनाजा चला आ रहा है, थाईलैंड ने कंबोडिया के एक फौजी हदफ पर F-16 लड़ाका त्यारे भी तैनात किया। कंबोडिया के पास ना तो लड़ाका त्यारे हैं, ना ही मुनासिब दिफाई साजो सामान और अफरादी कुव्वत। इसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अपील की है कि वो थाईलैंड की बिला इश्तियाल फौजी जारियत का नोटिस ले। 2 सीनियर थाई हुकाम ने बताया कि अमेरिका, मलेशिया और चीन ने सालसी की पेशकश की है, मगर थाईलैंड ने कहा कि वो तरजीहन 2 तरफा मुकालमे के जरिए मसला हल करना चाहता है। कंबोडिया का दावा है कि थाईलैंड की बमबारी से 11वीं सदी के पर्यावेमर मंदिर को शदीद और वाज़ेह नुकसान पहुंचा है। यह मंदिर यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है और दोनों ममालिक गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस पर दावा करते आ रहे हैं। थाई फौज ने कंबोडिया के दावे को हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना करार दिया है। इस तनाज़े का असल सबब यह था कि थाईलैंड ने बुध के रोज अपना सफीर वापस बुला लिया और कंबोडिया के सफीर को मुल्क बदल कर दिया। इस फैसले की वजह एक और थाई सिपाही का बारूदी सुरंग से जख्मी होना था। थाई हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि यह बारूदी सुरंग हालिया दिनों में कंबोडिया अफवाज ने नस्ब की थी, जिसकी कंबोडिया ने तरदीद की। जुमे के रोज थाईलैंड में हलाकतों की तादाद 19 तक पहुंच गई, जिनमें 13 आम शहरी थे, जबकि 62 अफराद जख्मी हुए। कंबोडिया की हुकूमत ने सरकारी तौर पर कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं किया। तहम सूबा और डार मेंची के एक ओहदेदार के मुताबिक एक 70 साल शख्स हलाक और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। थाई वजारत सेहत के मुताबिक 1,38,000 से ज्यादा अफराद को सरहदी इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। थाईलैंड ने तकरीबन 300 आरजी पनागाहें तैयार की हैं। सोरेन सूबे में गोलाबारी की आवाज सुनकर मजीद अफराद ने इन पनागाहों में पना ली। याद रहे कि थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 800 किलोमीटर तवील सरहद वाक़ है, जहां पर अरसा दराज से मिल्कियती और नस्ल कशीदगी जारी है। और थाईलैंड के कायम मकाम वजीर आजम वेचाप्याई ने खबरदार किया है कि कंबोडिया के साथ सरहदी झड़पें किसी भी वक्त मुकम्मल जंग का रुख इख्तियार कर सकती है। सरहदी कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र थाईलैंड के सरहदी इलाकों में 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कंबोडिया ने भी 10,000 शहरियों को नकल मकानी पर मजबूर किया। दोनों मालिक की जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। थाई हुकाम का कहना है कि कंबोडियन फौज ने अस्पतालों और स्कूलों पर मिसाइल फायर किए, जिसके जवाब में थाई फौज ने कार्रवाई की। कंबोडिया की लैंड माइन अथॉरिटी ने थाईलैंड पर क्लस्टर बमबारी का इल्जाम लगाते हुए इसे इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। और बैंकॉक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए थाई वजीर आजम का कहना था कि अगर हालात ना संभले तो ये सिर्फ झड़पें नहीं रहेंगी, बल्कि बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल महदूद पैमाने पर ही है और खूनरेज तसादुम के बाद कंबोडिया ने थाईलैंड से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। और सरहदी झड़पों में शहरियों समेत 32 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद जनूब मशरकी एशियाई मुल्क कंबोडिया ने थाईलैंड से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। और अक़वाम मुत्तहिदा में कंबोडिया के सफीर ने कहा है कि उनके मुल्क ने गैर मशरूत तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया है और कहा है कि नौम पन्ना तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। सरहदी झड़पों में थाईलैंड में 19 और कंबोडिया में 13 अफराद हलाक हुए और ये झड़पें 1 दहाई से ज्यादा अरसे के दौरान होने वाली झड़पों में सबसे ज्यादा खूनरेज साबित हुई हैं। अब मामला यह है कि क्या ये मामला किसी तरफ जाएगा या एक और सीज फायर की तरफ जाएगा। अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से देखिएगा, एक तो 2025 के हवाले से जो पेशन गोइयां की गई थी कि यह जंगों का साल होगा, ऐसा लगता है कि वो सब दुरुस्त साबित हो रही हैं। दूसरा, अब एक और नजरिया देखिएगा कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस वक्त जो जंगें शुरू हुई कोई भी खत्म नहीं हुई, तमाम सीज फायर की पोजीशन पर हैं। और एक जरा सी चिंगारी अगर इन तमाम जंगों को बैक वक्त शुरू कर देती है तो फिर यह वर्ल्ड वॉर 3 होगी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया, सीज फायर ईरान और इसराइल, और यहां पर भी अगर इसका बुनियादी तौर पर कोई मुकम्मल हल नहीं निकलता तो ये एक छोटे पैमाने की अब तक झड़पें हैं, लेकिन अगर तवील जंग में चली जाती है तो फिर खित्ते की उस जगह पर भी
एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और उसके अलावा चाइना, ताइवान खुद एक तनाज़े के अंदर मौजूद हैं, एक्सरसाइजेज ज़्यादा हो रही हैं। अमेरिका जो टैरिफ की जंग शुरू की हुई है उसके अंदर बहुत से अभी अभाम बाकी हैं जो कि 1 अगस्त तक क्लियर होंगे। फिर इसराइल, अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करना चाहते हैं। तो बज़ाहिर आप पूरी दुनिया को अगर एक सर्कल के अंदर जब देखते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर या गुज़िश्ता 6 या 4 महीनों के अंदर आप देखते हैं तो आपको ये दुनिया मुख्तलिफ जगहों से ज़ख्मी नज़र आती है। जंगों के बाद कहीं ना कहीं जाकर ये मुज़ाकरात ही होने हैं। तो फिर जो कोशिशें इस वक्त ममालिक कर रहे हैं उनको संजीदा लेना चाहिए कि इस जंग को मज़ीद बढ़ने से यहाँ पर ही रोका जाए और इसका कोई पायदार हल निकलना चाहिए। पायदार हल तभी निकल सकता है जब दो फरीक जो लड़ रहे हैं उनको एक मेज़ पर बिठाकर उसका हल निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जालिम फरीक होता है या जो खुद आगाज़ करता है जंग का, वो बैठने को तैयार नहीं होता। आप देख लें पाकिस्तान और इंडिया में सीज़ फायर हुआ और पाकिस्तान तो पहले कह रहा था हम बैठने के लिए तैयार हैं अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। अमेरिका ने कहा था कि किसी तीसरे फरीक मुल्क के अंदर या फरीक के जरिए हम मुज़ाकरात करवाएंगे, लेकिन वो मुज़ाकरात कहाँ पर गए, इसलिए वो अभी भी ख़तरा मौजूद है जंग का। इसी तरह ईरान और इसराइल कहीं एक जगह नहीं बैठ पाए। इसराइल का एक मौक़िफ़ है कि उनको शक है कि ईरान उन पर हमला कर सकता है न्यूक्लियर पावर बनकर। उस शक की बुनियाद पर वो पूरे मशरिक़ वस्ता का उसने अमन ख़राब किया हुआ है। और ईरान बार बार कहता है कि हम तो अपनी रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हम तो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते और तमाम इदारे आलमी यही कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेज़ पर बैठकर ये बात नहीं हो रही। हर बंदा अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है और ये जो जंगें हो रही हैं इससे पूरी दुनिया एक सबक ले रही है। वो सबक ये ले रही है कि सबको अपने आप को मिलिटरीली इक्विप करना है। आप ज़रा इसके दूरस नताइज देखिएगा कि इसका फ़ायदा फिर किसको होगा। इसका फ़ायदा उन ममालिक को होगा जो हथियार बनाते हैं। तो क्या हथियार बनाने वाली कंपनी पूरी दुनिया में कहीं अमन नहीं होना चाहते या वो नहीं चाहती कि अमन हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जंगों में भी इन्हीं कंपनियों का होता है और इन जंगों को देखते हुए दीगर ममालिक जो है अपने आप को, अपनी जो मिलिट्री के अखराजात हैं उसको बढ़ा देते हैं और बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त लोगों ने देख ली है, उसके बाद हर मुल्क अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगा और ये ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। आप देखें पाकिस्तान अपने आप को मिलिटरीली इक्विप करने के लिए जो कुछ करता है वो इंडिया को देखकर करता है और इंडिया अपने आप को मिलिटरीली इतना ज़्यादा इक्विप कर रहा है जैसे एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि वो अपने इर्द गिर्द एक गोल्डन डोम बनाएगा। आयरन डोम इसराइल के इर्द गिर्द बना हुआ था, वो फेल हो गया। तो इसका मतलब वहाँ पर जो कुछ जंग हुई उसमें जो खर्चा हुआ वो अब मज़ीद बढ़ेगा, अब मज़ीद तैयारी की जाएगी। ईरान जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ किया कि उसके पास इतनी मिलिट्री पावर या मिसाइल्स मौजूद थे कि उसका सामना इसराइल भी नहीं कर पाया और उसका आयरन डोम सिस्टम तबाह होता गया और आखिरी जंग के 12 दिनों के अंदर आखिरी 2 दिन सबसे ज़्यादा उसका डैमेज हुआ। तो ये वो सूरत हाल है जिसके तमाम चीज़ें घूम रही हैं। तो वो जो अमन के दाई हैं या वो जो सुपर पावर्स कहलाते हैं उनको कहीं ना कहीं इकट्ठे बैठकर ये सोचना होगा कि इस दुनिया के अमन के लिए कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना होगा और फिर यूनाइटेड नेशंस और ऐसे इदारे उनको अपना कोई फाल किरदार अदा करना होगा। ईरान और इसराइल अगर लड़ते हैं तो उसका बुनियादी तनाज़ा या मशरिक़ वस्ता के अंदर बुनियादी तनाज़ा फ़लस्तीन का है, उधर मौजूद है, करारदादें अमल दरामद करें। पाकिस्तान और इंडिया लड़ते हैं तो कश्मीर का तनाज़ा है और कंबोडिया और अगर किसी और मुल्क की लड़ाई होती है तो उसमें भी एक तनाज़ा है जिसका वाज़ेह हल कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के अंदर मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ या हो रहा या होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर जंग हो रही है। तो जिम्मेदारी सारी एक ही जगह पर जाती है, वो यूनाइटेड नेशंस में मौजूद वो जो करारदादें हैं उस पर है। तो उस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।